आगरा में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि जो संविधान को मंजूर नहीं है उसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। संविधान को कोई बदल नहीं सकता। राहुल गांधी और अखिलेश संविधान दिखा दिखा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों में फूट डालने का काम कर रहे हैं। मराठी भाषा के बोलने पर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि किसको थप्पड़ मारना असंवैधानिक है। ये दादागिरी और गुंडागर्दी ठीक नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई को बदनाम कर रहे हैं। राज ठाकरे के कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इकोनॉमी को डेड बोला था, उस पर अठावले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डेड है। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात करते हैं। राहुल गांधी बच्चे हैं, उनको मालूम होना चाहिए इकोनॉमी 4 नंबर पर है। एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका को पीछे छोड़कर इंडिया की इकोनॉमी 1 नंबर पर आ सकती है। किया है दलितों को सामाजिक आर्थिक न्याय देने के लिए सारे देश के दलित नेता एक साथ आए और वो बाबा साहब की जो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है उसमें वो सम्मिलित हो जाए। और मैंने आदरणीय मायावती के बारे में भी आदर व्यक्त करते हुए, वो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व है, अभिमान भी है। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की ताकत बहुत कम होती जा रही है। जिस बहुजन समाज पार्टी के 20-21 एमपी रखे थे, अभी एक भी एमपी लोकसभा में नहीं है। और 403 विधानसभा का जो ये यूपी राज्य है, यहाँ खाली एक एमएलए उनका है। एक तो जमाना था कि उनके 206 207 विधायक चुनकर आए थे, अपने बलबूते पर उन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन अभी बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा डाउनफॉल है। मैंने लोगों का आह्वान किया है कि भाई आज तक आपने बहन को देखा है, अभी अपने भाई की तरफ देखिए। तो और दूसरा मुद्दा भी मेरा ये सोचना है, सारे दलित लीडर को एक साथ आकर एक दलितों की एक बड़ी यूनिटी अगर बनानी है तो मायावती ने रिपब्लिकन पार्टी का अध्यक्ष पद स्वीकारना चाहिए। तो बाबा साहब की असली पार्टी है, उस पार्टी का नेतृत्व मायावती करे। उनके नेतृत्व में काम करने की मेरी तैयारी है। और बाकी के विदेश के नेताओं को मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी छोटी मोटी पार्टियां डिसॉल्व करके उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए, ऐसा मेरी भूमिका है। उसका विचार आदरणीय मायावती जी ने करना चाहिए, ऐसा भी मेरा उनको नम्र निवेदन है, विनती है। और बाकी तो आपने देखा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी स्ट्रांग बनती जा रही है। जरूर लोकसभा में अपना नुकसान हुआ था, लेकिन 2027 में रिपब्लिकन पार्टी का एक अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने रिपब्लिकन पार्टी को साथ में लेना चाहिए। और अगर आरपीआई को साथ में लिया जाता है तो दलित वोट अच्छी संख्या में अपने तरफ ट्रांसफर करने में हमें अच्छी सफलता मिलेगी। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से यहाँ अपनी सत्ता स्थापना करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं जरूर माननीय अमित शाह जी, माननीय जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी है, उनकी बात करूंगा, योगी आदित्यनाथ जी से मैं बात करूंगा। और आने वाले 2027 विधानसभा के चुनाव में 4-5 सीटें आरपीआई को मिलनी चाहिए, इसी तरह की हमारी सूचना है। और दूसरा मुद्दा ये है कि मराठी के मुद्दे पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे वह एक साथ आए हैं। और मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है। मुंबई में 40% मराठी लोगों की संख्या है और 60% लोग नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और इसमें उसको आर्थिक राजधानी बनाने में मराठी लोगों का तो योगदान बड़ा ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वहाँ टाटा है, बिरला है, महेंद्र है, अदानी है, अंबानी है, गोदरेज है, ऐसे अनेक, बजाज है, ऐसे अनेक उद्योगपति है। ये उद्योगपति नॉन मराठी है और उन्होंने करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम किया है। मुंबई को आर्थिक राजधानी का स्टेटस देने में मराठी लोगों के साथ साथ उन लोगों का भी योगदान है।
इसलिए मराठी के मुद्दे पर वहां तक बात ठीक है कि राज्य सरकार ने पहले स्टैंडर्ड से मराठी के साथ साथ मराठी स्कूल में हिंदी विषय कंपलसरी रखा था। इसीलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने उसका विरोध किया। और बाकी के लोगों का भी कहना ये था कि हमारा हिंदी का विरोध नहीं है, लेकिन मराठी पहले से कंपलसरी करना ठीक नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने निर्णय पीछे ले लिया है और अभी कोई वो विषय नहीं है। लेकिन और मुंबई में जो नॉन मराठी लोग रहते हैं उसमें 80% लोग मराठी बोलते हैं। जो बच्चे वहां पैदा हुए सब मराठी इतनी अच्छी बोलते हैं कि वो हमको मालूम होता नहीं। जी बोल रहे हैं कि भाई यहाँ की इकोनॉमी डेड है, तो बोल रहे हैं यहाँ की इकोनॉमी डेड नहीं है, कांग्रेस पार्टी डेड है। जिस कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों में सत्ता अपने हाथ में रखी, उस कांग्रेस पार्टी को जनाधार उनका कम होता जा रहा है। और राहुल गांधी देश के विरोध में हमेशा बात करते हैं, वो पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरे देशों की बात करते हैं। और जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें हमारा लक्ष्य इतना ही था, मोदी साहब का लक्ष्य इतना ही था कि जिन आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों की हत्या की है, जो टूरिस्ट थे पहलगाम में आए थे, तो उनकी हत्या की है तो उनका बदला हम लेंगे, ऐसा मोदी साहब ने ऐलान किया था। और हमारे डिफेंस के सभी जवानों ने वहां जाकर 22 मिनटों में उनके 9 अड्डे उद्ध्वस्त करके वहां 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारा है। और महादेव ऑपरेशन महादेव हाँ? ऑपरेशन महादेव ऑपरेशन महादेव जो है, ऑपरेशन महादेव के माध्यम से भी जो आतंकवादी थे उनको पकड़ पकड़ कर उनको मारा है। इसीलिए मुझे लगता है कि अपनी देश की इकोनॉमी डेढ़ है बनने वाले राहुल गांधी को बच्चे है। उनको मालूम होना चाहिए कि अपने देश की इकोनॉमी उनके यूपीए के कार्यकाल में 10 नंबर पर थी, लेकिन माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 5 नंबर पर आई थी। अब 4-5 महीना पहले ही जापान को पीछे रखकर इंडिया 4 नंबर पर आया है और अभी 3 नंबर पर, 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर रह जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका को भी पीछे रखकर इंडिया की इकोनॉमी नंबर 1 पर आ सकती है। मेक इन इंडिया को सरकार ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। हमें बाहर से बिल्कुल कुछ लाना नहीं है, जो भी प्रोडक्ट करना है उधर करिए। सरकार सभी फैक्ट्री वालों को मदद करने के लिए तैयार है। मेक इन इंडिया का काम बहुत जोरदार चल रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी ने ऐसा बोलना इकोनॉमी इंडिया की डेढ़ है, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ये सरकार की बदनामी राहुल गांधी कर रहे हैं। सर 2027 में बीजेपी नेतृत्व के आला कमान से बात करने के बाद 2027 में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी 27 का जो चुनाव होगा बात करने के बाद में लड़ेंगे या लड़ेंगे? और अगर वहां से आपको कम सीटें मिलती हैं या गठबंधन में नहीं बन पाता है बीजेपी से, तो फिर क्या फैसला होगा? 26 में जिला पंचायत लड़ रहे होंगे, उसके बाद फैसला नहीं, अभी जो 26 में जो स्थानिक स्वराज लोकल बॉडीज के चुनाव आ रहे हैं उसमें हम लोग जहां जहां कैंडिडेट हमारे पास आएंगे वो हम चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में भी हमने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा था, वहां भी हमारे जिला पंचायत, तालुका पंचायत में, ग्राम पंचायत में 40-50 लोग चुनकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम 26 में लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ेंगे। और 27 को हमारा प्रयत्न ये है कि अभी बीएसपी को ऐसा लगता है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि दलित वोट सारा मायावती के साथ है, तो हमको साथ में लेने से क्या फायदा है। तो उनका सोच आज है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी डाउन होती जा रही है और दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ ना जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ ना जाए, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखेगी तो दलित वोट अच्छी संख्या में बीजेपी को मिल सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम ट्राई करेंगे, हमको 4-5 सीटें मिलनी चाहिए, ये हमारा प्रयत्न रहेगा। सीटें नहीं मिलते तो सोचेंगे आगे क्या करना है। सर बिहार में बड़ा चल रहा है, पॉलिटिकल इश्यू बहुत चल रहे हैं। चुनाव आयोग को लेकर कहा जा रहा है कि ये सब गलत हो रहा है। चुनाव आयोग अब गोदी चुनाव आयोग बन गया है। एफआईआर का मुद्दा बहुत हाई लेवल पे बहुत एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ।
क्या मानते हैं, क्या चल क्या रहा है बिहार में? तब क्या चुनाव आयोग की भूमिका के संदिग्ध है क्या? नहीं, चुनाव आयोग तो कोई मोदीवादी नहीं है। चुनाव आयोग तो लोकशाहीवादी है। और चुनाव वो आ, आ, इलेक्शन कमीशन को संविधान ने पूरा स्वतंत्र अधिकार दे दिया है। इलेक्शन लेने का अधिकार और वोटर लिस्ट बनाने का अधिकार, ये मतलब इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। बिहार में उन्होंने नया नियम एक लागू किया है कि भाई जिसको अपना नाम निर्देश करना है, नाम डालना है लिस्ट में, उनको बर्थ सर्टिफिकेट का अट उन्होंने लगाई है। और वो उसमें हमारी भी वोटर है। वो क्या अपोजिशन वोटर है? तो बिल्कुल तो नहीं है। हमको वोट देने वाले वहां लोग हैं। इसीलिए खाली विपक्षी दलों को टारगेट इलेक्शन कमीशन ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमको भी टारगेट किया है। हमारी वोटर उसमें है। इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन हमारा सुनने का मतलब क्या है? वो इलेक्शन कमीशन किसका भी नहीं सुनता है, कोर्ट किसका भी नहीं सुनता है। वो तो अपना अपने तरीके से निर्णय दे देते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सबके लिए, जो वोटर हमारी वोटर है उनके लिए भी हट है। वो ऐसा नहीं है कि भाई अपोजिशन के वोट वाले को ये नियम लगाया और हमका हमारे लिए नहीं लगाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब वोटर और आगरा एक ऐसा शहर है यहाँ मतलब ये दुनिया में जो 7 अजूबा अजूबा बोलते हैं ना, अजूबा है। उसमें आगरा का ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबा में सम्मिलित है। जिस तरह ताजमहल से ये शहर प्रसिद्ध है। अभी मैं अमेरिका में नायग्रा फॉल गया था। नायग्रा फॉल भी मतलब दुनिया के 7 अजूबे में आता है। और आगरा जिस तरह ताजमहल से प्रसिद्ध है, उसी तरह अम्बेडकरी मूवमेंट से ये शहर बहुत बड़ा प्रसिद्ध है। और यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बहुत बड़ी धूमधाम से होती है। और ये शहर के बारे में हमको अभिमान इस बात का है, जब माननीय चरण सिंह जी जब यूपी के मुख्यमंत्री थे, साल मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो आरपीआई के 19 एमएलए पूरी यूपी से चुनकर आए थे। और चरण सिंह के सरकार में अपने 4 मंत्री भी थे। और उसमें मतलब 4 जो विधायक थे, 4 विधायक आगरा से थे। कौन बोलते हैं? तो जो 4 विधायक थे वो 4 विधायक आगरा के थे। मैंने आगरा के तमाम लोगों का आह्वान किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की सही पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम जी ने बनाई और उन्होंने मतलब बीएसपी बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदरणीय मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने में कांशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए इस शहर के बारे में हमें बहुत बड़ा आदर है। तो जिस तरह अम्बेडकरी मूवमेंट यहाँ बहुत बड़ी तगड़ी रही और आज यहाँ एक गोष्ट अच्छी है कि आगरा में जो 11 एमएलए है, विधायक नो नो 9 एमएलए है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का गौरव करते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने बाबा साहब 125वीं जयंती के अवसर पर 2 दिन का पार्लियामेंट अधिवेशन बुलाया था। और उन्होंने 26 नवंबर ये दिन जो है 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान का जो ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में सौंपा था। तब उनके मुंह से उद्गार निकले थे कि डॉक्टर अम्बेडकर आप इस संविधान के सही आर्किटेक्ट है, शिल्पकार है। उनका तो इसमें योगदान नहीं है, बाबा साहब का सबसे ज्यादा योगदान है। और जब संविधान की बात आती है तब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम सबसे ऊपर होता है। तो आज हमने यहाँ संविधान सम्मान रैली जो है, संविधान सम्मान रैली हमने रखी थी। और ये संविधान सर्व जाति धर्म का आदर करने वाला संविधान है।
सभी भाषा का आदर करने वाला संविधान है। सभी वर्गों को साथ में लेकर जाने की भूमिका रखने वाला ये संविधान है। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय, शैक्षणिक न्याय सबको मिलना चाहिए। ये बात बताने वाला एक डेमोक्रेटिक संविधान है और इसमें वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक आदमी के एक मत को एक मूल्य होता है। और पूरे दुनिया में देखा था कि एक मत की कितनी की कीमत होती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 1998 में एक वोट जारी थी, तो ये वोट को क्या कीमत होती है सारी दुनिया ने देखा था। इसीलिए आज हमने संविधान सम्मान रैली यहाँ रखी थी। मैंने लोगों को आह्वान किया है कि जिनको संविधान मंजूर है उनको इस देश में रहने का अधिकार है, जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। तो सभी ने संविधान का आदर करना चाहिए, ये एक आग्रह मैंने किया है। और संविधान कोई बदल नहीं सकता है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव संविधान दिखा कर लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। संविधान तो बोलता है कि यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत, ये कल्पना संविधान की है। लेकिन ये लोग मतलब समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिमों में विवाद निर्माण करने का काम कर रहे हैं। हिंदू दलितों में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही संविधान के दुश्मन है, ऐसा उनके ऊपर हमारा आरोप है। इसीलिए आज हमने संविधान सम्मान रैली रखी थी। और जिस तरह यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारधाराओं का बहुत बड़ा गढ़ भी है और रिपब्लिकन पार्टी तब बहुत सबसे स्ट्रांग उत्तर प्रदेश में, जो मैंने बोला कि 4 एमएलए विधायक यहाँ जिस सुंदर आई थी, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग जिला ये आगरा जिला है, अम्बेडकराइट जिला है।